नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबसे पहले देश के प्रबुद्ध मतदाताओं को बधाइयां, अभिनंदन कि उन्होंने देश को जो है अराजक लोगों के हाथों में, भ्रष्ट लोगों के हाथों में जाने से बचा दिया। आज मैं विश्लेषण करूंगा कि बीजेपी के हार के क्या कारण हैं, यानी जो पूर्ण बहुमत है उससे 30-40 सीट नीचे क्यों बीजेपी आई, इस पर मैं विश्लेषण करूंगा। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें वीडियो पर। आगे मैं एक सीरीज निकालूंगा पूरे 2024 के जो चुनावों के क्या परिणाम आए हैं, क्या आगे की राजनीति होने वाली है और कहां पर किसकी गलती रही है, इसका विश्लेषण मैं आगे करता रहूंगा। हर एपिसोड में यही करता रहूंगा। सबसे पहले मैं इस बात का खंडन करता हूं, जैसे चुनावी रिजल्ट आए तो मुस्लिम समाज पर जो है बीजेपी के समर्थकों का एक वो चल रहा था, अभियान चल रहा था कि वो एकजुट हुए। नहीं, वो पहले से एकजुट थे और उनका इन चीज़ों से कोई संबंध नहीं। कौन डेवलपमेंट करेगा, क्या डेवलपमेंट होगा, क्या हमें मिल रहा है, वो उस हिसाब से चलेंगे जो उनको कहा जाता है। इसलिए ये दोषारोपण न करें कि मुस्लिम 80%, 90% कांग्रेस के साथ चले गया। अब मैं आता हूं तथ्यों पर। ये जो उलटफेर हुआ, उलटफेर माने इस मायने में कि बीजेपी अपने आप बहुमत में, पूर्ण बहुमत में नहीं आई। एनडीए भले ही सरकार बना रहा है, लेकिन वो जो अथॉरिटी थी बीजेपी के पास, वो शायद अब अगले 5 सालों तक वो बात ना हो। कई मुद्दे ऐसे होंगे जिनको इन्होंने 10 साल में सुलझाया, लेकिन वो मुद्दे अगले 5 साल में नहीं सुलझाएंगे। और जो परिणाम आए तो उस हिसाब से नहीं करना चाहिए, इस मामले में प्रयास नहीं करना चाहिए। और मोदी जी को जो डेवलपमेंट चल रहा है वही डेवलपमेंट कर चलना चाहिए। सबसे पहले जो डिजास्टर हुआ वो हुआ उत्तर प्रदेश में। मैं 2 राज्य ऐसे मानता हूं, 2 जहां ये फैक्टर काम किया, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में। अब मैं उसके पीछे कारण बताता हूं कि हालांकि और जगह इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे आपको उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें जीती, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 जीती, दिल्ली में 7 की 7 जीती, गुजरात में 1 कम 26 जीती, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीती, इसमें उड़ीसा में जीती, लगभग पूरे सफाया हुआ। ऐसे कई राज्य हैं जहां की बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। और जिस झूठ की बुनियाद पर, जिस झूठ के रथ पर ये चल रहे थे विपक्ष वाले, तो वो रथ जो है यहां सफल नहीं हो पाया। वो यात्रा यहां इस क्षेत्र में सफल नहीं हो पाई। और आज भी जो उत्तर और उत्तर पश्चिम, मतलब पूर्व से लेकर के पश्चिम तक और उत्तर और मध्य भारत में जो है बीजेपी का ही बोलबाला है। 10 साल के बाद गुजरात में 1 सीट सिर्फ गई है। कुछ राज्यों में निराशा जरूर हुई है, पंजाब में जैसे आना चाहिए था लेकिन आया नहीं। खैर, अब मैं आपको मुख्य मुद्दे पर आता हूं। यह चुनाव कैसे लड़ा गया? यह चुनाव विकास के नाम पर और भ्रष्टाचारियों के गठबंधन ने, आज आप देखें इंडिया में जो इंडिया गठबंधन है, इंडी गैंग जो है, उसमें एक भी आप कोई बता दीजिएगा जो भ्रष्टाचारी ना हो, जिसमें चार्जेस ना हो, जो जेल न गया हो, जो बेल पर ना हो। फिलहाल अखिलेश को छोड़ करके, हालांकि उनके भी काफी उनके टाइम पर भ्रष्टाचार हुआ, कुछ अब खुल रहे हैं और आगे आएंगे, लेकिन अखिलेश के अलावा कौन सा एक भी बता दीजिएगा। वामपंथियों को छोड़, वामपंथी माने वामपंथी पर भ्रष्टाचार है लेकिन दूसरे किस्म का भ्रष्टाचार है, बाकी कोई भी। अब इन्होंने जो इंडी अलायंस बनाया तो ये अपने को बचाने के लिए बनाया। जनता से इनका कोई संबंध नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, जितने भी हो, चाहे ममता हो, चाहे डीएमके हो, जितने भी ये लोग हैं, इनका जनता के से कोई वो नहीं है। लेकिन स्ट्रेटेजी उन्होंने बड़ी अच्छी बनाई।
एक तो कहते हैं संविधान बदल बदल देंगे। संविधान तो तब भी बदल सकते थे, और संविधान बदलने की क्या जरूरत है? देश तो अगर बीजेपी की बात करें 10 साल तक तो संविधान से ही चल रहा था। संशोधन जरूर होंगे, और जो गलतियां ये कर रहे हैं अपने राज्यों में उसको भी सुधारा जाता अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला होता अपने दम पर। तो एक तो इन्होंने ये झूठ फैलाया। दूसरा झूठ उन्होंने क्या फैलाया कि लोकतंत्र खतरे में है। भैया, लोकतंत्र अगर खतरे में होता तो जो दिन रात गालियां देते मोदी जी को, किसी पे फूल की छड़ी से भी मार नहीं पड़ी, तो लोकतंत्र खतरे में था। जितना मैक्सिमम आप कर सकते थे उनके खिलाफ, जितना भी कर सकते थे, दुष्प्रचार कर सकते थे, चीन से पैसा लेकर के कर सकते थे, खालिस्तान से मिलकर कर सकते थे, सोरोस से पैसा लेकर कर सकते थे, विदेशों से पैसा लेकर के जो कुछ किया गया उनके खिलाफ, इवन ध्रुव राठी को बुलाया गया, ये सब चीजें अगर मोदी जी तानाशाह थे तो इन पे किसी पे अंकुश नहीं लग सकता था। अगर सचमुच में देखा जाए तो मोदी जी से बड़ा लोकतांत्रिक व्यक्ति कोई नहीं है। लेकिन अगर कानून की दृष्टि से देखा जाए तो कानून व्यवस्था पालन करना, देश को आगे बढ़ाना, यह कहीं से भी अलोकतांत्रिक नहीं है। यह एक कल्याणकारी राज्य का वो है हिस्सा है। अब इन्होंने इसके अलावा क्या कहा? ईवीएम पर कितना शोर मचाया। सुप्रीम कोर्ट से टर्न डाउन होने के बावजूद भी ये ईवीएम पर करते रहे। कहीं कोई ईवीएम का खतरा कहीं नजर नहीं आया, लोकतंत्र का कहीं खतरा नजर नहीं आया। किसी भी संस्था जो कहते हैं सारी संस्थाएं इन्होंने वो ली है, वो कहीं खतरा वो कहीं दिखाई नहीं दिया। इवन कि साहब हमारे ये चंद पूंजीपतियों के उसमें है, उनको फेवर करते हैं। अगर ऐसा होता तो अगर ये इसमें तथ्य जरा भी होता तो इसका पैन इंडिया जो है प्रभाव पड़ता। किसी ने नहीं, ये इस बात का कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जातिगत जनगणना, अब आप बिहार की बात करिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जातिगत जनगणना 2011 में हुई थी कांग्रेस ने, और उन्होंने खुद इसको वो नहीं किया। दूसरी बात यह है कि कर्नाटक में इन्होंने किया, या जहां उनके राज्य हैं वहां उन्होंने किया, तो क्यों नहीं इसको लागू किया? तो जातिगत जनगणना का सिर्फ एक ही अर्थ है कि हिंदुओं में जो है विभाजन करना, इसके अलावा कोई दूसरा मतलब नहीं है। आपको अगर सब कुछ मिल रहा है तो जातिगत जनगणना से आप क्या करना चाहते हैं? दो तीन समुदाय को आपस में लड़ाना चाहते हैं, और वो यही चाहते हैं। लेकिन सब सिर्फ किस चीज के लिए? ताकि जो है इनका भ्रष्टाचार से बचाव हो सके, और दूसरा कोई नहीं। जो ईडी सीबीआई को जो ये बदनाम कर रहे थे, अगर ईडी सीबीआई का रोल तो वहीं तक है ना, जहां तक जांच है या अरेस्ट करना है। उसके बाद तो 24 घंटे बाद कोर्ट है। कोर्ट में बता के देखें कि हम निर्दोष हैं। कोई भी निर्दोष नहीं साबित हुआ। सब पे केस चल रहे हैं, सब पे तथ्य पूरे हैं। भले ही केजरीवाल ने झांसा देकर कुछ दिन के लिए बाहर निकल गया। आप देखिए, कोर्ट ने केजरीवाल को पूरा मौका दिया। उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड है, चाहे गलत था, कुछ सहमत हो सकते, कुछ असहमति होगी, लेकिन क्या कर लिया केजरीवाल ने? इतना वो करने के बाद सिर्फ 3 सीट आई, और दिल्ली में सफाया। जबकि दिल्ली में कांग्रेस और आप जो है दोनों मिलकर लड़े थे। ईडी सीबीआई अगर मुद्दा होता है कि ये जो है भ्रष्टाचार के नाम पर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो दिल्ली में ये सारी की सारी सीटें जीते। कन्हैया कुमार को वहां से बुला के लाए, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले को, वो भी नहीं जीत पाया। जबकि कांग्रेस और वो दोनों मजबूत थे, दोनों मिलकर के लड़े। तो ये जो एक यही उदाहरण बहुत बड़ा है कि किस तरह से ये जो इनका मुद्दा था तानाशाही का, या लोगों को झूठे आरोप में फंसाने का, या ईडी सीबीआई का वो दिखाने का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा अगर होता तो बिहार में भी कुछ नहीं हुआ। बिहार में इतना हो हल्ला, इतना यूट्यूबर, इतना सब मचाने के बावजूद आपने सब कुछ क्या नहीं किया। जातिवाद को तो सबसे बड़ा गढ़ बिहार ही रहा, लेकिन वहां ये कार्ड नहीं चला। 4 और 3 7 सीटें आई केवल आरजेडी की। जिस आरजेडी के लिए जिस तेजस्वी यादव के बड़े गुणगान हो रहे थे कि बड़ा सीजन है, ये है वो है, क्या रहा वहां पे? आरजेडी केवल 4 सीट लाई। तो ये प्रोपागंडा इन्होंने इतना ज्यादा किया। अब इसके पीछे मैं बताता हूं कि दोष किसका है। दोष कोई मोदी जी का नहीं है, लेकिन उनकी पूरी पार्टी दोषी है।
और ये बात मैं पिछले 4-5 साल से कह रहा हूं कि आप अकेले मोदी जी के भरोसे न रहें। मैंने इनके प्रोपेगेंडे का वो इनके प्रोपेगेंडे का विरोध करते नहीं देखा, जनता के बीच जाते नहीं देखा। मैं अग्निवीर की बात करता हूं। अग्निवीर योजना क्या है? इसको इस ढंग से इन्होंने वो किया, डिस्टॉर्ट किया, इस ढंग से तोड़ा मरोड़ा विपक्ष ने कि लोगों को लगा यार ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है। कुछ लोगों को लगा, सब तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन कुछ लोगों को लगा होगा। अग्निवीर योजना क्या है? आपको सिर्फ मुख्य आर्मी में चलो 25,000 लोग चाहिए आपको। वैसे आज वर्ल्ड में जो है मैन पावर कम यूज हो रही और टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज हो रही है। तो अगर सेना को 25,000 चाहिए केवल, वो 1 लाख भर्ती कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो है बड़े युवा चाहिए 25,000 जो सियाचिन ग्लेशियर से लेकर के रेगिस्तान की तपती गर्मी में जो है सहन कर सके और हमारी सीमा की रक्षा कर सके। बाकी जो 75,000 है 1 लाख में से, उन सबको एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस में होगा। आपको देखिए इनको ट्रेनिंग के बाद 25,000 तो चले जाएंगे आर्मी में जितनी उनको जरूरत है, लेकिन जो 75,000 बचेंगे वो उनका यूटिलाइजेशन कैसे होगा? आपको एक ट्रेंड एक कैटेगरी से या A+ से नीचे एक कैटेगरी वाले आपको सीमा सुरक्षा बल मिलेंगे, आपको स्टेट्स की यूनिट्स में मिलेंगे या और जगह कहीं काम आएंगे, या इसके अलावा उनको वहां स्किल्ड भी किया जाएगा। वो अपना अन्य जगह नौकरी कर सकते हैं, उनको कई जगह रिजर्वेशन दिया गया है और वो अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो जो 75,000 की एक्स्ट्रा जो भर्तियां होती है अग्निवीर में, उन सब का भी समायोजन है। और जो आदमी जो लड़का इस उसमें वो करता, वो ऐसा नहीं कि अनजान है, वो भी जानता है कि हम 4 में से केवल 1 ने आर्मी में जाना, बाकी 3 जो है नहीं जाएंगे। अगर उनको नहीं जाना होगा तो वो उसमें भाग नहीं लेंगे। लेकिन इतना कुप्रचार किया गया कि आमतौर पर लोग, मैंने अभी केसी त्यागी को देख रहा था, मैं कह रहा अग्निवीर पर पुनर्समीक्षा हो। ये काम जो है इसका स्पष्टीकरण देने का फर्ज था पार्टी का, बीजेपी पार्टी का, लेकिन वो बैठे हैं कि मोदी जी कुछ करेंगे। आपको क्या हो गया? आप खाली इसके लिए लगाए कि अध्यक्ष फलाने प्रदेश का बीजेपी, फलाने जिले का अध्यक्ष बीजेपी, फलाने खंड का अध्यक्ष बीजेपी, इसके अलावा कोई काम नहीं। या किसी पार्टी बड़े नेता की जन्मदिन पे आप गए या उसके शादी परिवार में की शादी में गए, फोटो खिंचाई और सोशल मीडिया में डाल दिया। 0 काम नहीं किया इस पार्टी ने। और इवन आज भी सोशल मीडिया में कम से कम लाखों लोग ऐसे हैं जो वॉलंटियर है, माने जिनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो लगे हुए हैं इसमें। और ये लोग इतना तक नहीं करते हैं कि अगर आप कहीं सोशल मीडिया में कुछ कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, कोई बीजेपी के पक्ष में कर रहा है और इनके उसका खंडन कर रहा है, जो विपक्ष के कुप्रचार का अगर खंडन कर रहा है, तो उसको कहीं महत्व नहीं देते, कोई एक लाइक भी नहीं करते, एक रिट्वीट नहीं करते हैं, या उसको शेयर नहीं करते हैं, या उसको प्रोत्साहन नहीं देते हैं, या उसमें अपना कमेंट करते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि किसी भी आप रैंडमली किसी से पार्टी वाले से पूछिएगा कि केंद्र की क्या क्या योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की, एक भी बताने वाला नहीं मिलेगा आपको। कई स्कीमें ऐसी है जिसमें अगर ये काम करते तो बहुत पब्लिक पे बड़ा इंप्रेशन पड़ता। बहुत सी विधवा स्कीमें हैं, वृद्धावस्था स्कीमें हैं, बहुत सी ऐसे स्कीमें हैं जो केंद्र सरकार की कल्याणकारी स्कीमें हैं, लेकिन मैंने आज तक एक भी बीजेपी वाले को नहीं देखा ये करते हुए, जनता के बीच प्रसार करते हुए। इन सब का दोषी जो 240 से नीचे आई, ये पार्टी है, पार्टी का संगठन है। आप सिर्फ मोदी जी के उसमें नहीं रह सकते। अगर मोदी जी प्रचार करने लगेंगे 24 घंटे तो सरकार कौन चलाएगा? और इनका जो है जनता से बहुत कुछ कनेक्शन कट गया। मैं मानता हूं कभी ये पार्टी जो है जनता से जुड़ी थी आरएसएस के माध्यम से, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से वो अपना प्रचार करते हैं, जिसके ये एक राजनीतिक संगठन बीजेपी है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये कह सकते थे इनका संगठन 4 साल 5 साल से, ये जब से मोदी जी आए हैं तब से उनके खिलाफ लगातार दुष्प्रचार विपक्ष कर रहा है। तो ये इनके पास इतना टाइम था कि वो हर जगह जनता के बीच संपर्क करें, महीने में एक बार करें, साल में एक बार करें, कम से चुनाव से कम 2 साल पहले तो
किया ही जाना चाहिए था। और जब चुनाव हो रहे थे, जब ये कुप्रचार कर रहे थे, आप ये देखिए कि साहब आरक्षण खत्म होगा, ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। और जनता को लगा कि हाँ सचमुच जो है, खासकर यूपी की जनता को, कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बता सके, सिर्फ मोदी जी बताते रहे कि भाई आरक्षण तो इन्होंने हिंदुओं को काट करके मुसलमानों को दिया, आंध्र में दिया, कर्नाटक में दिया, और अगर इनका बस चले तो सबको दे देंगे। वो वेस्ट बंगाल में क्या, वेस्ट बंगाल में तो हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी। कितने, मैं पूछता हूं, कितने जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, कितने लोगों ने इस बात को उठाया कि इंडिया अलायंस के लोग जो है हिंदुओं का आरक्षण खत्म करके धार्मिक आधार पर कर रहे हैं। तो ये जो है मूल कारण है इस डिबेकल का। जो ये 60 सीटें जो बीजेपी जो हारी है 2019 के मुकाबले, उसके पीछे कारण है। और देखिए, जैसे पूरा मीडिया जो है सबके सब जो है बीजेपी के पीछे पड़ा हुआ, मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ कि साहब ये हार गए। लेकिन आप जानते हैं कि उड़ीसा में ये सरकार लिया है, अरुणाचल प्रदेश में इनकी सरकार आ गई, उड़ीसा में पहली बार आ रही। और ऐसा नहीं कि वो गलत आदमी थे, नवीन पटनायक भी बहुत अच्छे आदमी थे। इवन नायडू की आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की सरकार आई, वो एनडीए की सरकार है। सिक्किम में वो जो सरकार आई वो भी एनडीए की पार्टनर है। इस बात को पूरी तरह भुलाया जा रहा है, सोचिए आप। और ये कैसे हुआ? मोदी जी की वजह से। जो नायडू हैं लगातार 3-4 साल, 2019 में तो खिलाफत हो गए थे, लेकिन उसके बाद उनको पता चल गया था कि केवल मोदी जी ही देश के सर्वमान्य नेता हैं और वही विकास कर सकते हैं। और क्योंकि जो नायडू हैं उनका विकास की तरफ रुझान हमेशा रहा है। उन्होंने हैदराबाद को बहुत बड़ा वो बनाया, उन्होंने डेवलपमेंट के मामले में अपने समय में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री रहे, सबसे उनका रुझान इस तरफ रहा। तो यूपी में क्यों हारे? एक तो जो है मायावती को जो है समर्थन न मिलना, मायावती की जो स्थिति हुई है उससे यूपी में बीजेपी को भी धक्का लगा। क्योंकि मुस्लिम वोट तो खैर नहीं मिले, जो दलित वोट है वो भी जो है इसके साथ चलेगा, इंडिया गठबंधन के साथ। क्यों गया? क्योंकि उनको लगा यार आरक्षण, बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। तो यूपी का जो मेनली है आरक्षण का ही था और कोई नहीं है। और एक वो जो है इनकी स्कीम से खटाखट 1 लाख रुपए, अभी कल लखनऊ में उनकी पार्टी के पास गए कि भाई उन्होंने फॉर्म भरे थे कि रसीद दी थी, आप करो, फॉर्म भर करके गए तो वहां पार्टी में कोई था नहीं। तो कुल मिला करके ये संगठन को दोबारा, बीजेपी के संगठन को सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, और इसमें थोड़ा सफाई की जरूरत है। अगर ये नहीं जाएंगे आगे तो दुर्दशा हो जाएगी। मोदी जी पूरी जिंदगी नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं वो, उनका भी एक समय है, कभी न कभी वो रिटायरमेंट लेंगे। तो वो इतनी, और फिर उम्र भी कभी तकाजा होता, ऊर्जा की भी एक क्षमता होती है। तो अंत में यही कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ पलट गया। आज भी जो है अकेले बीजेपी के पास इतने एमपी हैं जो पूरा इंडी गठबंधन से ज्यादा है। उम्मीद है कि 2-4 महीने 6 महीने बाद जो है सारी स्थितियां बदल जाएंगी और पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली डेवलपमेंट ही सब कुछ मायने रखता है, जो हो रहा है और जो कल्याणकारी स्कीमें हो रही है।